दोस्तों नमस्कार। मजा तो तब है जब हम जलें और दुनिया आग पकड़ ले। यह कुछ ऐसा मिजाज है जिसकी खोज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस बिसात पर एक दिया कुछ ऐसा जलाना चाहते हैं जिसकी रोशनी में समूचा उत्तर प्रदेश और उसकी सियासत जगमगा जाए। जगमगाने का मतलब है वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि ध्रुवीकरण की बिसात पर जातीय समीकरण सियासत साध नहीं सकती है। दलितों की तादाद बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की तादाद कहीं ज्यादा है। दोनों मिल जाएं तो भी सियासत क्यों नहीं सधती है। ओबीसी अपने तौर पर 50% होने का दावा करता है, लेकिन वह एकजुट हो नहीं पाता है। उसके साथ किन जातियों का समावेश हो जाए और कौन कौन सी परिस्थितियां किस किस विधानसभा क्षेत्र में साधी जाए जिससे सत्ता मिल जाए, बड़ी दूर की कोटी है ये। इस गोटी को साधना बहुत आसान नहीं है। अखिलेश यादव इस रास्ते निकल पड़े हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को साध रहे हैं, ओबीसी को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन एक दिए की तलाश क्या बीजेपी कर रही है? उस दिए की अलख या उस दिए की लौ 2013 में मुजफ्फरनगर में जब दिखाई दी थी तो समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साए तले पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग ही बदल गया था। क्या मुजफ्फरनगर नहीं तो कैराना को टटोला जा रहा है? देश के गृह मंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की एक सीट कैराना भी है। कैराना में घर घर जाकर इस देश के गृह मंत्री ठक ठक कर रहे हैं। इस अंदेशे को टटोलना चाह रहे हैं। एक देश का गृह मंत्री उनके दरवाजे पर आया है, यानी वह सुरक्षा देने को तैयार है। तो फिर असुरक्षित कौन है? इस देश में तो 2014 से बीजेपी की सत्ता है, 2017 से बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में भी है। तो फिर घबराहट किस बात की है? तो क्या वाकई पुरानी घबराहट को सतह पर लाकर कोई ऐसी बिसात बिछाई जा सकती है जहां पर दिए की एक रोशनी वोटों का ध्रुवीकरण कर दे? क्योंकि पन्नों को पलटिएगा तो 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले संसद के पटल पर जब हुकुमदेव सिंह ने पूरा का पूरा वह हिस्सा और कच्चा चिट्ठा रख दिया कि कैराना से 346 परिवारों का पलायन हो गया है, और पलायन के पीछे मुजफ्फरनगर के दंगों की आंच, हिंदू मुस्लिम के रिश्तों की खटास को ही देखा गया। यह अलग मसला है कि उस समय पुलिस ने अपनी जांच की और इस बात का जिक्र भी निकल कर आया कि दरअसल इसके पीछे अपराधी तत्व हैं। यह कानून का मसला है। लेकिन फिर भी सियासत तो साधी जा सकती है, तो सियासत साधी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है। हम लोग जिक्र बार बार करते हैं कि कितने खानों में उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है। कहते हैं कि 15 से 18% अपर कास्ट होगी। इस बात का जिक्र होता है कि ओबीसी की तादाद तकरीबन 45 से 50% तक के बीच होगी। 19-20% मुसलमान होंगे। इतने ही तादाद में तकरीबन दलित होंगे। तो कोई भी हिसाब गुणा भाग करना शुरू कहेगा तो कहेगा कि अच्छा, दलित और मुसलमान मिल जाएं तो फिर सत्ता तो मिल ही जाएगी मायावती को। कोई कहेगा कि मुसलमान अगर अपने तौर पर अखिलेश यादव के साथ यानी यादवों के साथ खड़े हो जाएं और उसमें कुछ ओबीसी का समावेश हो जाए तो भी सत्ता मिल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने बदलाव हुए, खास तौर से परिसीमन के बाद, और जो पूरा दलित वोट बैंक है जो बिखरा हुआ है उत्तर प्रदेश के भीतर में, वह अपने तरीके से सत्ता किसी को दिला नहीं सकता है। शायद इसीलिए एक ध्रुवीकरण की लौ जलाने की कोशिश लगातार होती है, और इसीलिए बार बार दो मुद्दे उभर कर आते हैं कि मंडल चलेगा या फिर कमंडल चलेगा। और इन सब को अगर कट्टर भाषा में समझना चाहें तो सांप्रदायिकता का रोग उत्तर प्रदेश को अपने साथ घसीट लेगा, या फिर जातीय समीकरण में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास जो है वह एकजुट होकर मुसलमानों को साथ रखकर सियासत को साध सकता है क्या? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के आईने तने 5-6 सवाल निकल कर जरूर आएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जब देश के गृह मंत्री कैराना में है और घर घर दरवाजा ठोक कर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप ठीक है ना, हम हैं ना, और उनका भी जवाब आता है आप आ गए हैं, तो फिर किस बात का डर? तो क्या वाकई 2013 के बाद 2022 में वही परिस्थितियों को जगाने की कोशिश है, या फिर इस दौर में खटास समाज के भीतर में इतनी बढ़ गई है कि ध्रुवीकरण
हो जाए और कर दिया जाए, इसकी तैयारी समाज भी करता है क्या? हमें लगता है कुछ बातों पर आज गौर इसलिए कीजिए क्योंकि कैराना तो गृह मंत्री आज पहुंचे हैं। इससे पहले याद कीजिए 8 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यानी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं था, चुनाव की दस्तक शुरू हो गई थी और वो घर घर दस्तक उस समय भी देने आए थे, और जो घर छोड़कर चले गए थे उनके घरों पर वह भी दस्तक देकर उन्होंने उस वक्त एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि कैराना में पूर्ववर्ती सरकार में हिंसा के शिकार हुए परिवार अब वापस आ रहे हैं। यह लोग अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण देने और व्यापारिक व औद्योगिक माहौल को बढ़ाने हेतु हर संभव सहयोग करेगी। उसमें था सरकार सहयोग करेगी। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर जारी रहेगी। इन बातों का जिक्र किया गया था और इन परिस्थितियों के जहन में कहीं ना कहीं उस समय जब रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई तो सबने कहा कि दरअसल मुजफ्फरनगर के दंगों के साए तले जो 14 जिले आते हैं, और कैराना को अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस लिहाज से भी समझिए कि कैराना के इर्द गिर्द, कैराना जो है मुजफ्फरनगर में आता है, उसके ऊपर जो उसके आगे का डिस्ट्रिक्ट है वो सहारनपुर है। मुजफ्फरनगर से सटा हुआ बिजनौर का इलाका है, बिजनौर से सटा हुआ ज्योतिबा फूले है, उससे सटा हुआ मेरठ है, मेरठ से सटा हुआ बागपत है जो ठीक मुजफ्फरनगर के साथ सटा हुआ है, उससे सटा हुआ गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर आता है, और दूसरी तरफ जब आप बिजनौर से आगे बढ़ते हैं तो मुरादाबाद और रामपुर तक चले जाते हैं। अब समझिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी 20% से ज़्यादा और 50% तक की स्थिति में यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा रही है। 2012 तक जब हमने उन आंकड़ों को निकालना शुरू किया कि आखिर 2012 तक जब परिसीमन हुआ नहीं था तब कौन सी स्थिति थी, और तब बीजेपी को जीत क्यों नहीं मिलती थी, और तब क्या वोटों के ध्रुवीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की तलाश में बीजेपी लगातार भटकती रही। जिस समय परिसीमन हुआ नहीं था उस समय सोशल इंजीनियरिंग की खोज, उस समय बीजेपी के चाणक्य जो हुआ करते थे वो गोविंदाचार्य होते थे, वो लगातार सोशल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि आरएसएस उस समय इतनी सक्षम नहीं हुई थी कि वह उस सोशल इंजीनियरिंग के हिस्से में जातीय समीकरण के अनुकूल बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा पाए। वो लगातार आरक्षण को लेकर कुछ सवाल खड़ा करती थी, जातियों को लेकर कुछ सवाल था, और आरएसएस की पहचान ऊंची जातियों में ही सिमटी हुई थी। लेकिन परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद का अंतर क्या आया? सबसे बड़ा अंतर यह आया, परिसीमन का मतलब यह समझिए कि परिसीमन से पहले जो अल्पसंख्यक सीटों की संख्या थी वह तकरीबन 130 थी, क्योंकि जहां पर उर्दू मतदाता सूची बनती थी वो 130 सीटों पर बनती थी। उस 130 सीटों को लेकर जब परिसीमन के बाद जब निकल कर आया तो यह सिमट गई 46 सीटों पर। 46 सीटों पर ही अल्पसंख्यक विधानसभा क्षेत्र को माना गया और उर्दू मतदाता सूची इन्हीं 46 सीटों पर बनी। यह तो पहले राउंड की बात थी। इसकी दूसरी स्थिति को यह समझिए, जैसे मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के भीतर में परिसीमन से पहले 2012 से पहले 9 सीटें थी जो कि सीधे सीधे अल्पसंख्यक सीट के तौर पर जिनकी पहचान थी। परिसीमन के बाद जब चीजें नए तरीके से निर्धारित की गई तो 9 में से 2 ही सीटें आई, उसमें से एक मुजफ्फरनगर और दूसरी कैराना की सीट। कैराना से जो मैसेज निकलेगा वह उस पूरे के पूरे माइनॉरिटी के जो हिस्से हैं, जो प्रभावित हिस्से हैं, उनको अपने दायरे में लेने की वो ताकत रखता है। जब यहां से आवाज निकलेगी तो इसकी गूंज उन तमाम जगहों पर चलती चली जाएगी जहां जहां इससे पहले की परिस्थितियों में ध्रुवीकरण कर पाने की स्थिति में योगी सरकार नहीं आ पाई या बीजेपी नहीं आ पाई। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, मुजफ्फरनगर में कांधला, खतौली, जनसठ, मोरना, मुजफ्फरनगर, चरथाबल, बाघहरा, थाना भवन, कैराना, इसमें 2 सीट ऐसी थी जो सुरक्षित भी थी, जनसठ और चरथावल। लेकिन परिसीमन के बाद सिर्फ कैराना और मुजफ्फरनगर ही अल्पसंख्यक सीट के तौर पर नजर आई। इसके साथ जब आप सहारनपुर को देखते हैं तो सहारनपुर में भी देखिए नाकुर, सरसावा, नांगल, देवबंद, मुजफ्फराबाद, हरोरा, सहारनपुर, ये 7 सीटें थी जो कि अल्पसंख्यक क्षेत्र के तौर पर, विधानसभा क्षेत्र के तौर पर निर्धारित थी। लेकिन परिसीमन के बाद 3 सीट नई सीट बनी, सहारनपुर नगर, सहारनपुर तो थी, और तीसरी सीट बनी गंगो।
यह जो 3 सीटें थी ये अल्पसंख्यक क्षेत्र, इसी तरीके से पूरे इलाके में जो काम हुआ, जिस रूप में भी चीजें हुई, उसने 2 बातों को निर्धारित कर दिया कि माइनॉरिटीज के वोट बैंक इससे पहले जो एकमुश्त एक दिशा में चले जाते थे, वो अगर विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से बट जाए तो उसमें एक समावेश चाहिए, उसमें समावेश सुरक्षित सीटों का चाहिए। और सुरक्षित सीटों का जब आप इतिहास देखेंगे, जो जाहिर है सुरक्षित सीटों का मतलब यहां पर शेड्यूल कास्ट से हम जोड़ रहे हैं, उन सीटों को और मुसलमानों को दोनों मिला दिया जाए तो क्या अगर वाकई दोनों मिल जाती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन परिसीमन के बाद स्थितियां बदली है और इसका भी बिखराव हुआ है। मायावती इसीलिए अपने वोट बैंक को तो बचा पाई, लेकिन सत्ता में कैसे आ पाएगी, इसके लिए 2017 में प्रयोग उनको ब्राह्मणों को लेकर करना पड़ा, उनको साथ लेकर आई। 2012 में भी ब्राह्मणों को लेकर जोर लगातार अखिलेश यादव देते रहे। 2017 में इसको जरूरत नहीं पड़ी और इसने नए तरीके से एक ध्रुवीकरण की लॉ मुजफ्फरनगर से निकल कर आई, जो अब कैराना से खोजी जा रही है, क्योंकि देश के गृह मंत्री, और उससे पहले जो हमने आपसे जिक्र किया कि 8 नवंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और उसके बाद जो चीजें हुई, जिस रूप में हुई। अब यहां पर सवाल है कि कैराना के भीतर जो 346 हिंदू परिवारों के पलायन का जिक्र सांसद हुकुम सिंह ने, अब उनकी बेटी लड़ रही है कैराना से, मृयंका सिंह, उन्होंने जो किया था, जब उसकी जांच पुलिस ने अपने तौर पर उस पीरियड में की तो कुछ बातें अनसुलझी सी लगी कि तो पार्लियामेंट में 346 नहीं 250 सीटों का जिक्र हुआ। और उस पीरियड में पुलिस ने अपने तौर पर एक लिस्ट बनाई, टीचर्स कॉलोनी खास तौर से जो था, वहां पर जो आजाद चौक था, वहां पर जो दुकानें थी, जो खास तौर से पानीपत खटीमा मार्ग है, उसकी जो रिपोर्ट पुलिस ने अपने तौर पर बनाई, इस बात को बताया कि अपराधियों का बोलबाला यहां पर जरूर था, जिसके डर और भय से चीजें बिखर रही थी। यानी एक मैसेज इसमें से निकलता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप अखिलेश सरकार पर लग रहे थे, वह कैराना के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम के दायरे में नहीं थे, वह कानून के दायरे में थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया। और जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि 2013 के 27 अगस्त को जनसठ की कोतवाली में कवाल कांड हुआ था, कवाल गांव में डबल मर्डर हो गया था। उसके बाद 7 सितंबर 2013 को जो नंगला मंदौड़ में जो महापंचायत थी, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, कांग्रेस के थे, बीएसपी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, बीजेपी, सारे नेताओं की वहां मौजूदगी थी। जिस महापंचायत के बाद चीजें बिखरनी शुरू हो गई और बड़ी तादाद में लोगों को मौत भी नजर आई। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा, मुसलमानों की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बहुसंख्य होने के बाद उन्हें खामोश कर चुकी है, हाशिए पर ढकेल चुकी है। क्योंकि परिसीमन से पहले की परिस्थिति में आप जाते हैं तो 2012 से पहले 2007 का चुनाव, 2007 का मतलब यह है कि अभी हम मानकर चल रहे हैं कि परिसीमन से पहले 130 सीटें थी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर। बीजेपी 25 सीट पर जीतती है, समाजवादी पार्टी 26 सीट पर जीतती है और बीएसपी 59 सीट पर जीतती है। 2007 में वो सत्ता में आती है। उन्हीं जगहों पर 43 सीटों पर 2002 में, जब मुलायम सरकार 2003 में आ गई थी, 2002 में मायावती समर्थन लेकर आई थी बीजेपी के, उन सीटों की परिस्थिति देखिए। 2002 में 32 सीटों पर बीजेपी जीतती है, 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती है, 24 सीटों पर बीएसपी जीतती है। यह समीकरण उससे पुराना चले जाइएगा, अगर आपके जहन में कहीं अयोध्या के आंदोलन का जिक्र हो, बाबरी मस्जिद का जिक्र आ रहा हो, तो 91 में चले जाइए। उस दौर में आंदोलन इतना तीखा हो गया कि इन अल्पसंख्यकों की सीटों में से 76 सीटों पर 91 में कब्जा कर लिया था बीजेपी ने। यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको लेकर वो पहला प्रयोग था राजनीतिक तौर पर, और 93 में 69 सीटों पर कब्जा किया, जो सबसे ज्यादा है। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वह कौन सी लॉ है जो वोटों का ध्रुवीकरण कर देती है और एक साथ एकमुश्त एक पक्ष में चली जाती है। तो जातियों को क्यों साधे, ध्रुवीकरण की उस लॉ को क्यों ना पकड़ा जाए, यह एक पहली समझ है। हमें लगता है यहां एक दूसरी चीज भी डेवलप करनी चाहिए कि इस बात का जिक्र बार बार होता है, तो क्या वाकई सुरक्षित सीटें जो दलितों के लिए सुरक्षित है, वहां पर क्या होते आया है। इसको भी परखना इसलिए आसान है क्योंकि जैसे आप पश्चिमांचल में लीजिए, पश्चिमांचल में 100 कुल मिला के 136 सीटें हैं, उसमें से 23 सीट सुरक्षित है। लेकिन ध्यान दीजिए, उस 23 में से 21 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तो क्या यह माना जाए दलितों के वोट बैंक में सेंध लगा ली? यकीनन लगा ली। और वो शिफ्ट हुए थे, तो क्या इस बार शिफ्ट नहीं होंगे, वो मायावती के साथ आएंगे? यह भी एक सवाल है।
लेकिन 2012 में जैसे ही आप जाते हैं, जब अखिलेश की सरकार थी, उस पीरियड में आइएगा तो बीजेपी को एक भी सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षित सीट है, एक भी सीट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी को 11 सीट जरूर मिली, आरएलडी को 3 सीट जरूर मिली, कांग्रेस को 2 सीट जरूर मिली, बीएसपी को 7 सीट मिली। यानी बीएसपी अपने बूते सिर्फ दलितों को साथ रखकर नहीं जीत सकती है। जो परिसीमन के बाद बिखराव हो गया है, उसमें अगर उसके साथ मुसलमान भी आ जाएं तो भी सत्ता नहीं मिलती है। समाजवादी पार्टी की भी कमोवेश यही स्थिति है, क्योंकि जब आप पश्चिम का जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको पूर्वांचल लिए चलते हैं, जहां पे अखिलेश यादव कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहती है हम बड़े मजबूत हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर में पहुंच गए हैं। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं। लेकिन जैसे ही आप सुरक्षित सीटों पर आते हैं, वहां की जो पूर्वांचल की जो 130 सीट है, उसमें से 27 सीट सुरक्षित है। उन 27 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा पिछली बार किया था, लेकिन 2012 में सिर्फ 2 ही सीट पर कब्जा कर पाई थी। समाजवादी पार्टी ने अपने दौर में 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2 मैसेज बहुत साफ है। जो सत्ता में आ रहा होता है वह अल्पसंख्यक समुदाय वाली सीटों पर और दलित वाली सुरक्षित सीटों पर है, वहां पर उसका वर्चस्व नजर आने लगता है। और यह दोनों सीटें बड़ी मायने रखती है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो भी दल जीतता है परिसीमन के बाद, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो वह संख्या 50 तक पहुंची जाती है। लेकिन इसमें बीजेपी का योगदान कैसे होगा? दलितों के वोट बैंक को लेकर 2017 में उसे सफलता जरूर मिली। अल्पसंख्यक समुदाय पे वो सफलता का रेंज और बड़ा है। तो क्या इस दौर में ऐसी लकीर खींच सकती है? क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई जो 46 सीटों का जिक्र है, उन 46 सीटों को वो गंवाना नहीं चाहेगी। और वो पश्चिमी क्षेत्र में ही है, क्योंकि पश्चिमांचल की सीटों को जब हम आपको बताना चाह रहे थे, जिसमें खास तौर से परिसीमन के बाद की स्थितियों का जिक्र कर रहे थे, और ये सवाल था कि 46 अल्पसंख्यक विधानसभा सीटों पर जो उर्दू मतदाता सूची बनी है, उसमें बीजेपी तमाम सीटों पर इसलिए जीत जाती है क्योंकि वोटों का जैसे ही ध्रुवीकरण होता है तो वह सेंध लगाने की स्थिति में रामपुर तक पहुंच जाती है। रामपुर, जहां पर एक वक्त में 90% तक आज़ादी के बाद लोग रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, और वो बहुसंख्यक तबका वही था। हमें लगता है एक डाटा आपको और यहां पर बताना चाहिए। इस डाटा का बड़ा महत्व है। जैसे इसको इसलिए भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे रामपुर की सीट है, वहां पर 3 सीटें अभी भी अल्पसंख्यक सीटें मानी जाती हैं, स्वार, चमरौवा और रामपुर, जबकि इससे पहले 4 सीट मानी जाती थी। संत कबीर नगर में अभी एक ही सीट है खलीलाबाद की, लेकिन पहले 3 सीट मानी जाती थी। मऊ और आजमगढ़ के इलाके में पहले 3 सीट थी, अब एकमात्र एक ही सीट बची है मऊ। गाजियाबाद के इलाके में पहले 4 सीट थी, अब एक ही सीट बची है गढ़मुक्तेश्वर। इसी तरीके से तमाम जगहों पर जो कुछ जिले उसके दायरे में आते हैं, उसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है। ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं इस कैराना के इर्द गिर्द की। इसके आगे जब आप निकलते हैं तब आप दूसरी दिशा में जाते हैं। संत कबीर नगर, मऊ, बहरेइच, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, आप उस दिशा में चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बतलाती हैं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कैराना का महत्व कोई छोटा नहीं है। और वोट बैंक की परिस्थितियों ने कुछ सवाल उत्तर प्रदेश के भीतर खड़ा किया, उसमें 4-5 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ दलित और मुसलमान अगर एकजुट भी हो जाएं तो भी आपको वोट जो है वह किसी भी हालत में 38% होने के बावजूद भी वह वोट परसेंटेज इतना बिखरा हुआ है विधानसभा क्षेत्र में कि आपका वोट परसेंटेज 25% से ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ आप दोनों के मिलने से। ओबीसी के साथ अगर मुसलमान भी एकजुट हो जाए तो फिर सत्ता पक्की है, लेकिन उससे पहले गारंटी लेनी होगी कि ओबीसी एकजुट हो रहा है। खास तौर से हम मानकर चलें एकजुटता का मतलब लगभग 60 से 70% होता है। यह एकजुटता भी दिला देगी। ना दिला पाने पर इसीलिए अखिलेश यादव लगातार सोच रहे हैं कि मुस्लिम एक मुश्त उनके साथ आएगा और ओबीसी में नेता जो बीजेपी से निकल कर आए वह साथ खड़े हो जाएं तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। और शायद इसीलिए कैराना की जरूरत पड़ती है कि इसमें सेंध इस रूप में लगाई जाए, क्योंकि ओबीसी के भीतर जिस आइडेंटिटी की खोज ओबीसी कर रहा है वो सत्ता पाने की है। दलितों में अपनी आइडेंटिटी अभी भी न्यूनतम जरूरतों से जुड़ी हुई है
और अपर कास्ट अपनी आइडेंटिटी ओबीसी के सामने खोने को तैयार नहीं है। मुसलमान इस दौर में हाशिए पर जा चुका है। उसकी खामोशी और उसका छितराया हुआ विधानसभा क्षेत्रों का वोट बैंक इस बात का एहसास कराता है कि वो सत्ता के भीतर सत्ता परिवर्तन की दिशा में तभी योगदान दे सकता है जब वह चुन ले कि उसे किसके साथ जाना है, और वह भी एकजुट हो जाए, जबकि मैक्सिमम फ्लोटिंग वोट मुस्लिम समाज के भीतर ही रेंगते हैं। ये सारे सवाल जब निकल कर आते हैं तो इसमें फिर 4 सवाल आते हैं। अपर कास्ट की भूमिका अकेले कुछ नहीं, दलितों का प्रभाव अकेले कुछ भी नहीं, मुसलमानों का प्रभाव अकेले शून्य है, और ओबीसी की एकजुटता सियासत का नया रंग है। इसी नए रंग ने स्थितियां पैदा की है जिसमें कैराना नए तरीके से देखा परखा जा रहा है। और ये एक सवाल हो चला है, क्या वाकई मुजफ्फरनगर के आगे कैराना खड़ा हो गया है और 2022 की परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बन रही है जो उत्तर प्रदेश के भीतर में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इसे जागृत नहीं किया तो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन हमें लगता है इन तमाम परिस्थितियों से हटकर पहली बार सवाल उत्तर प्रदेश के वोटरों की परीक्षा का है। वह क्या चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं? पारंपरिक परिस्थितियां लौट आएंगी या नई परिस्थितियां बन जाएंगी? नई परिस्थितियों का बनने का मतलब शायद ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। पारंपरिक परिस्थितियों का मतलब यही है, आपको नजर आते रहेगा, हां योगी और अखिलेश में टक्कर हो रही है। यह एक पारंपरिक परिस्थिति है। तो नई और पुरानी और पारंपरिक परिस्थितियों के बीच फंसिए मत, सिर्फ देखते चलिए, उस हलचल को महसूस करते चलिए कि इस देश में दिल्ली से निकलकर सियासत उत्तर प्रदेश के किस किस दरवाजे को ठकठकाती है, और उसके बाद समाज के भीतर कौन सी प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।